गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की हिंदी में साना साना हाथ जोड़ नामक पाठ के अगले पार्ट का अध्ययन करेंगे। देखिए, अभी तक पिछले पार्ट में आपने देखा कि लेखिका जो है वह अपने सहयात्रियों के साथ उस गंगटोक और युमथांग की यात्रा पर निकल चुकी है, ठीक ना। और वहाँ अब वह ऐसे स्थान पर पहुंच गई है जहां की उसे प्राकृतिक सुंदरता दिखाई दे रही है, लेकिन वह उस प्राकृतिक सुंदरता को जब देखती है तो उसका मन बिल्कुल शांत हो जाता है। लेखिका कहती है कि मेरे पांव झनझन करने लगे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था। यानी चूँकि इतनी ऊंचाई पर 15,000 और फिर लगभग 4 या 5,000 फीट की ऊंचाई पर फिर चढ़ती है, यानी 19,000 फीट की ऊंचाई पर लेखिका पहुंच चुकी है। तो जिससे कह रही है कि मेरे पांव जो हैं वो झनझन कर रहे हैं। झनझन का मतलब है नृत्य कर रहे हैं उस प्राकृतिक दृश्य को देख करके, और मन वृंदावन हो रहा था और मेरा मन अत्यधिक प्रसन्न हो रहा था, हर्ष से भरा हुआ था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे मेरे अंदर किसी देवता का जागरण हो रहा हो। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ़ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को भी जी भर कर देखूं। क्योंकि पिछले पार्ट में आपने पढ़ा कि जो भी लेखिका के साथ सहयात्री थे वो लेटकर बर्फ़ में कूदकर दौड़कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे और हर लम्हे को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते थे। लेखिका कह रही है कि मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी इस बर्फ़ रूपी जन्नत पर लेटकर इसका आनंद लूँ, पर मेरे पास बर्फ़ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। लेखिका कहती है लेकिन मेरे पास बर्फ़ पर चलने के लिए पहनने वाले बड़े जूते, लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ युमथांग और झांग लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। लेकिन कटाओ जहां वो पहुंची है लेखिका, जहां पर उस सिक्किमी युवक ने उससे बताया था कि शायद आपको कटाओ में बर्फ़ देखने को मिल जाएगी, लेखिका कहती है कि मैंने चाहा कि जूते किराए पर ले लें, तो वहाँ वो टूरिस्ट स्पॉट न होने के कारण वहाँ किराए पर भी कोई सामान नहीं मिल रहा था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी, इसीलिए यहाँ पर कोई किराए पर बिकने वाले सामान की कोई भी दुकान नहीं थी। लेखिका कहती है खैर कोई बात नहीं। दनादर फ़ोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी। लेखिका कहती है कि अन्य टूरिस्टों की तरह मैं भी फ़ोटो खिंचवाने में नहीं व्यस्त थी। मैंने उस सारे दृश्य को आत्मसात कर लिया था। मैं आत्मसात करने की मूड में थी, ठीक है ना, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं, जिससे जब मैं अपने महानगर पहुंचूं, अपने घर पहुंचूं, तो वहां उस अंधेरे कमरे में भी इस दृश्य को बार बार अर्थात जब मेरी इच्छा हो तो मैं उसे देखा करूं। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिमशिखर मुझे मेरे आध्यात्मिकता अतीत से जोड़ रहे थे। लेखिका कहती है कि ये ऊंचे हिम से जमे हुए शिखर जो हैं वह मुझे मेरी आध्यात्मिकता से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। लेखिका कहती है शायद हमारे ऋषि मुनि वेदों की रचना करने में इसीलिए सफल हुए हैं कि वो इस तरह की हिमालय की पहाड़ियों में रहते थे जहाँ प्राकृतिक सुंदरता बिखरी पड़ी थी। जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा, और जब हमारे ऋषि मुनियों ने इस हिमालय की वादियों में आकर के जीवन को खोजा होगा, जीवन की सत्यता को खोजा होगा, तभी शायद उन्होंने सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र लोगों को दिया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़े से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। लेखिका कहती है कि वह प्राकृतिक सौंदर्य इतना आकर्षक था कि अगर कोई भी कितना भी खूंखार अपराधी क्यों ना हो, यदि उस एक बार वह उस सुंदरता को देख ले तो शायद वह भी करुणार्द्र हो जाएगा, अर्थात उसका हृदय जो है वो करुणा से द्रवित हो जाएगा और वह बुद्ध के समान बन जाएगा। और तभी दिमाग में कौधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था। और तभी लेखिका को मिल्टन की एक बात याद आ जाती है कि मिल्टन ने लिखा था कि ईव की सुंदरता इतनी थी कि यदि कोई शैतान उसे देख ले तो वह भी उसकी सुंदरता से प्रभावित हो जाता था।
दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था और वो दूसरों का अहित नहीं करता था। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता? और लेखिका कहती है कि मैंने अपनी सहयात्री मणि से पूछा कि क्या आपने मिल्टन की इस कविता को पढ़ा है? पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। लेकिन लेखिका कहती है कि शायद मणि ने मेरे प्रश्नों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय तो उसके दिमाग में कुछ दूसरे प्रश्न ही चल रहे थे। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। लेखिका कहती है कि मेरी दोस्त मणि ने बताया कि ये हिमशिखर जो जिसे हम देख रहे हैं ये पूरे एशिया के लिए जल स्तंभ की तरह है। देखिए, यहाँ जल स्तंभ इसलिए कहा गया है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्रकृति जो है वो बर्फ़ को हिमालय के यानी पर्वतों के उच्च शिखरों पर सजो करके रखती है, सुरक्षित रखती है। और ग्रीष्म ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु में जब पानी की कमी हो जाती है धरती पर, तो वही हिमशिखर पिघल करके नदियों में, झरनों आदि के माध्यम से जल के रूप में आते हैं। इसीलिए यहाँ पर उन्हें जल स्तंभ कहा गया है। देखो, प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ़ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राहि त्राहि मचती है तो यही बर्फ़ शिलाएँ पिघल पिघल कर जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। यहाँ ये मणि के हृदय में प्रश्न है कि प्रकृति मानव की प्रसन्नता और उसके सुख के लिए कितना कुछ नियम बना के रखती है। शीत ऋतु में यहाँ वो बर्फ़ों को संजो करके रखती है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में जब पृथ्वी पर चारों तरफ जल की कमी के कारण त्राहि त्राहि मच जाती है, सारे जीव पानी की कमी से व्याकुल हो जाते हैं, उस समय प्रकृति इन बर्फ़ को पिघला करके उसे जल के रूप में जीवों तक पहुँचाती है। यह जल संचय की बड़ी ही अलौकिक प्रकृति के द्वारा व्यवस्था की गई है। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का, सारा संसार कितना सुंदर है। मणि ने यह सोच करके उन शिखरों के समक्ष नतमस्तक हो गई कि इन नदियों का और इन हिम शिखरों का हमारे ऊपर अद्भुत ऋण है। शायद हम इनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकते हैं, उड़ नहीं सकते हैं। यह संसार कितना सुंदर है। स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक छीनी सी परत मुझ पर छा गई। लेखिका कहती है कि मणि की इन बातों को सुनकर मैं भी स्वप्नों में खो गई थी, लेकिन अचानक तभी मेरे दिमाग में एक उदासी, हल्की सी उदासी आ जाती है, छा जाती है। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। लेखिका कहती है कि मुझे उन पहाड़ी महिलाओं की याद आ गई जो पत्थर तोड़ करके रास्ता बनाने का कार्य कर रही थी। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ। लेखिका कहती है कि और इस आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ, अर्थात मेरे मन में उस सुंदरता को देखकर, बर्फ़ को देखकर अनेकों प्रश्न मेरे मन में उठ रहे थे। लेकिन उन प्रश्नों से गुजरता हुआ जैसे ही हमारा सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा, तभी मुझे कहीं कहीं पर फौजी छावनियाँ दिखाई देने लगीं। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूर पर ही चीन की सीमा है। और जब मुझे फौजी छावनियाँ दिखाई दी तो मुझे अचानक यह बात याद आ गई कि शायद अब हम लोग भारत और चीन के बॉर्डर रेखा पर पहुंच चुके हैं। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, उस समय जब तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था, आप लोगों को बहुत तकलीफ़ होती होगी। लेखिका को एक फौजी मिलता है और उससे वो पूछ बैठती है कि जब यहाँ का तापमान -15 डिग्री सेल्सियस होता है, तब तो आप लोगों को यहाँ ड्यूटी करने में काफ़ी परेशानी होती होगी, तकलीफ़ होती होगी, कष्ट होती होगी। लेखिका कहती है कि वह हंस दिया, एक उदास हंसी। लेखिका कहती है कि मेरे इन प्रश्नों को सुन करके उस सैनिक ने एक उदास हंसी हंसते हुए मुझसे कहा कि आप लोग अपने घर पर, देश के अंदर अपने घर पर चैन की नींद सो सकें, इसीलिए तो हमें लोग यहाँ पहरा दे रहे हैं। अर्थात इसीलिए हम अपने जीवन को दांव पर लगा करके अपने देश की सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, ताकि हमारे देशवासी आराम से चैन की नींद सो सकें। फेरी भेटुला फिर मिलेंगे कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। फेरी भेटुला ये उसका नेपाली शब्द है कि फिर मिलेंगे, जिसका हिंदी में अर्थ होता है। यह कहते हुए जितेन ने उस सैनिक के आगे से जीप बढ़ा दी अपनी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो।
और लेखिका कहती है कि जब हम थोड़ा और आगे बढ़े मुझे एक और छावनी मिलती है जिसमें सैनिक निवास कर रहे थे और वहाँ लिखा था वी गिव आवर टुडे, यानी हम अपना आज दे रहे हैं, फॉर योर टुमारो, आपके कल के लिए, ठीक ना। यानी वहाँ एक स्लोगन लिखा हुआ था जिस स्लोगन में ये लिखा था कि हम अपना आज आपके कल के लिए दे रहे हैं। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। लेखिका कहती है कि इस स्लोगन को पढ़ने के बाद मेरा मन उदास हो गया और मेरा हृदय जो था वो द्रवित होने लगा, अर्थात मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे अंदर कुछ पिघल रहा है। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में वैशाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे, हमारे ये जवान पौष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। और लेखिका का मन उन सैनिकों के बारे में सोचने लगता है। लेखिका कहती है कि जब हम महानगरों में रह करके अगर 5 मिनट के लिए भी बाहर हो जाते हैं घर से तो हमारे अंग जमने से लगते हैं, ठिठुरने लगते हैं। लेकिन वह पूष और माघ का महीना जब पेट्रोल को छोड़ करके जल तक जमने लगता है, सारी वस्तुएं, दूध आदि जमने लगते हैं, सारी वस्तुएं जमने लगती हैं, ऐसे में भी हमारे ये जवान यहाँ तैनात रह करके अपना कर्तव्य पालन करते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं। और जिन संकरे, घुमावदार और ख़तरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए हैं। लेखिका कहती है उन रास्ते बनाने वालों की भी याद मेरे मन में कौंध उठती है और मैं कहती है कि जिन रास्तों पर चलने में हमारे प्राण सूख रहे थे, हम डर के मारे कांप रहे थे, उन रास्तों को बनाने में न जाने कितनों ने अपने प्राण खो दिए होंगे, गंवा दिए होंगे। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। लेखिका कहती है मेरे लिए यह यात्रा जो है कटाव की, वह एक खोज यात्रा साबित हुई और मेरा पूरा सफ़र जो था वो चेतना और अंतरात्मा में हलचल पैदा कर रहा था। बहरहाल हम सब लायोंग वापस लौटकर फिर योमथांग की ओर चल पड़े। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा आया था और जितेन कुछ दिन पूर्व ही यानी पहले ही वो नेपाल से इस तरह से गाइड का काम करने के लिए आया था। बस बच्चों, इस पार्ट में इतना ही। इसके अगले पार्ट को हम आपके अगले भाग में लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू। लेकिन एक बार आपको बता दें कि यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट करके हमें भी बताएं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। ओके, थैंक यू।